केमिस्ट्री की चर्चा सबसे पहले हम करते हैं। देखो, जिनको केमिस्ट्री नहीं आती है, जो शून्य है केमिस्ट्री में, वो भी बहुत कुछ इससे सीख जाएंगे। प्रयास यही रहेगा कि जो आर्ट बैकग्राउंड के भी हैं उनको भी 100% नॉलेज इस क्लास से हो जाए। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी विषय की शुरुआत करते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री को आप देखते हो कि इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। कई सारे ब्रांच इसकी होती हैं। जैसे पहला आपको देखने को मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भौतिक रसायन, ठीक है, भौतिक रसायन। इसका दूसरा भाग कौन सा देखने को मिलता है केमिस्ट्री का? वो है इनऑर्गेनिक, जो कि आप सामान्य रूप से सब जानते होंगे। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या इसी को कहते हैं आप अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। और इसके बाद तीसरा आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसी को आप हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, ये तीन आपने पढ़ा है, इन तीनों को आप जानते हैं। अब इसी में कुछ फैक्ट की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब यहीं से आपकी चीज़ें प्रारंभ हो जाती। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रिनो की खोज किसने की? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि भैया न्यूट्रिनो की खोज किसने की? तो आप बताएंगे पाउली द्वारा। नोट कर लीजिएगा, पाउली द्वारा जो है ये न्यूट्रिनो की खोज की गई। यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है, तो आप बताएंगे प्रोटॉन की खोज जो किया था, इनका नाम याद रखिएगा, रदरफोर्ड। यदि आप याद रखते हैं और रदरफोर्ड याद रखते हैं, पर्याप्त है। पूरा नाम याद रखना है तो याद रख सकते हैं गोल्ड स्टेनर रदरफोर्ड, या रदरफोर्ड ही आप रखिए, पर्याप्त है, ठीक है। इसके बाद एक शब्द और आता है, बोला जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज के संदर्भ में याद रखिएगा, इनका नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक ने क्या किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। ये तो बेसिक हो गया जो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। तो इतना आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। अब इसी के आगे बढ़ते हैं। आज जब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है? पदार्थों या आप कह लीजिए रसायन संरचना, मतलब पदार्थों का, रसायन का, उनकी संरचना का, उनके गुणों और लक्षणों का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन जो शब्द लिया गया, केमिस्ट्री जो शब्द लिया गया, यदि हम बात करें तो ये लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से लिया गया। इसका मतलब होता है काला, काला, या आप इसी का मतलब समझिए केमिकल, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो शब्द आया, ये शब्द आपको लैटिन भाषा से देखने को मिलता है। लैटिन भाषा का एक शब्द है कीमिया, जहां से ये केमिस्ट्री नाम पड़ा है। अब यहीं पे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा इनका नाम था एंटोनी। ये नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि अब केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री ही लगातार चलेगा। एंटोनी लेबुसिए,
एंटोनी लैवोसिए, ये कौन थे? एंटोनी लैवोसिए जो थे ये फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने गए। ठीक है, और आपको बता दें हाइड्रोजन H एलिमेंट जो है या हाइड्रोजन एलिमेंट जो है इसका नामकरण भी इन्होंने ही किया। तो याद रखिएगा एंटोनी लैवोसिए ने हाइड्रोजन का नामकरण किया, हाइड्रोजन एलिमेंट का नामकरण किया और इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक भी है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और इस पुस्तक का नाम है द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। क्या नाम है? द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक पुस्तक एंटोनियो लैवोसिए द्वारा लिखी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है कि भैया हाइड्रोजन, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन एलिमेंट का नामकरण इन्होंने किया, तो यहाँ पे नामकरण की बात हो रही, ध्यान रखिएगा दो शब्द हैं, एक है नाम किसने रखा और एक होता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन की खोज की जब बात करते हैं इनका नाम है हेनरी कैवेडिश। ठीक है, हेनरी कैवेडिश ने हाइड्रोजन की खोज की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हेनरी याद रखिएगा, एंटोनी लैवोसिए का नाम आपने देख लिया, इसके बाद आपने देखा हाइड्रोजन की खोज किसने किया? हेनरी कैवेडिश ने किया और नामकरण की जब बात आएगी तो वहाँ पे नाम आ जाएगा एंटोनी लैवोसिए का। तो दोनों नाम याद रखिएगा कि खोज किसने किया और नामकरण किसने किया। यदि नाइट्रोजन की बात यहीं पे कर लिया जाए कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो गया तो नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो यहाँ पे नाम आएगा रदरफोर्ड का। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज किया था। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, याद रखने की जरूरत है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई केमिस्ट्री के संदर्भ में। अब इसके बाद कुछ अन्य चीजों को हम देखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इतनी पहली बात तो ये बेसिक जानकारी कि भैया फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, हाइड्रोजन की खोज किसने किया, इसका नामकरण किसने किया, ये आपको तैयार होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आता है कि केमिस्ट्री के अंतर्गत होता क्या है। तो आप जानते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत विशेष रूप से मैटर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मैटर का अध्ययन किया जाता है। और मैटर मतलब क्या होता है? मैटर मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब क्या होता है? जो स्थान घेरता है। ठीक है, जो स्थान घेरता है। ठीक, द्रव्यमान का जो मतलब है वो क्या है? भार नहीं है। द्रव्यमान जैसे आप पढ़ते होगे ना, द्रव्यमान, हम सामान्यतः देखते हैं कि द्रव्यमान का मतलब होता है भार, समझते हैं, लेकिन द्रव्यमान का मतलब भार नहीं होता है। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जब कोई पदार्थ होगा तो इसके दो गुण आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी पदार्थ है इसके दो गुण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? पहला देखने को मिलता है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा आपको देखने को मिलता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलता है भौतिक गुण। ठीक है, और रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलते हैं। अब यहीं पे यदि हम भौतिक गुण की बात करें तो आपको बता दें कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जो पदार्थ के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पदार्थ के 5 प्रकारों में सबसे पहले आता है सॉलिड। क्या आता है? सॉलिड, या जिसको आप बोलते हो ठोस, सब जानते हैं।
दूसरा आपको देखने को मिलता है लिक्विड, या जिसको आप बोलते हो तरल या द्रव। तीसरा आपको देखने को मिलता है गैस, ठीक है। और चौथा क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है, ये होता है प्लाज्मा। चौथा क्या होता है, प्लाज्मा। और पांचवा क्या होता है, बोस, नोट कर लीजिएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो 5 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, पदार्थ के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर यदि हम देखें, भौतिक गुणों के आधार पर देखें, तो पदार्थ के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे प्लाज्मा की बात करें, हमने नहीं सुना है तो आपको बता दें, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। और जब आप गैस को गर्म करते हो, जब आप गैस को गर्म करते हैं, गैस को गर्म करते हैं लगभग कितना, 1 करोड़ केल्विन, 1 करोड़ केल्विन ताप पर। जब आप गैस को लगभग 1 करोड़ केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तापमान पर गर्म करते हैं, तो गैस क्या हो जाती है, गैस हो जाती है आयनीकृत। क्या हो जाती है, गैस हो जाती है आयनीकृत। और जब कोई भी वस्तु या पदार्थ आयनीकृत हो जाता है ना, तो उस पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और इसी स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा स्टेट क्या है कि गैस को हम लगभग 1 करोड़ केल्विन ताप पर गर्म जब करते हैं, ताप पर रखते हैं, तो ये आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत होकर के जब ये आयनीकृत होता है तो इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और इसी को प्लाज्मा स्टेट आप बोलते हो, ठीक है। आयनीकृत या आयनाइजेशन बात एक ही है, ठीक है। अब यदि हम बात करें गैसीय अवस्था की, जब यह गैसीय अवस्था में रहती है, गैसीय अवस्था की बात करें तो आप जानते हैं गैसीय अवस्था में ये क्या है, गैस क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो आप जानते हैं, क्योंकि इस पे चार्ज आ गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, प्लाज्मा का उदाहरण क्या है, तारों में जो चमक होती है ना, तारों में जो चमक होती है, तारों में जो चमक होती है, ये आप कह सकते हो प्लाज्मा स्टेट का उदाहरण है। तारों में जो चमक है ये प्लाज्मा स्टेट का उदाहरण है, ठीक है। अब एक प्रश्न यह भी बनता है कि ये तो प्लाज्मा स्टेट था, प्लाज्मा स्टेट कैसे प्राप्त हुआ, जब गैस जो है आयनीकृत हुई, या जब गैस इस अवस्था का आयनाइजेशन हुआ। तो यदि गैसीय अवस्था का डी आयनाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, डी आयोनाइजेशन, डी आयोनाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, तो पुनः गैस बनती है। याद रखिएगा, प्लाज्मा स्टेट को यदि हम डी आयोनाइजेशन करें या री आयनीकृत करें तो गैसीय अवस्था में ये परिवर्तित हो जाती है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो नया स्टेट खोजा गया प्लाज्मा स्टेट, इसकी खोज किसने की, तो याद रखिएगा इसकी खोज की थी विलियम क्रुक्स ने। किसने किया था, विलियम क्रुक्स ने जो है ये इस स्टेट की खोज किया था, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा शब्द किसने दिया, ठीक है, प्लाज्मा शब्द किसने दिया, तो याद रखिएगा लैंग मयूर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लाज्मा स्टेट का नाम दिया, और इस स्टेट की खोज जो है वो विलियम क्रुक्स के द्वारा की गई। इतनी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया प्लाज्मा स्टेट के बारे में। अब बात आती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में कि ये क्या है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। जब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि ये मैन मेड पार्टिकल है। क्या है, मैन मेड पार्टिकल है।
मैन मेड पार्टिकल है और इसकी खोज किसने किया, याद रखिएगा, इसकी खोज किया था सत्येंद्र नाथ बोस ने। ठीक है, किसने खोज किया था, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। खोज किया सत्येंद्र नाथ बोस ने। ये आपको पता होना चाहिए, मैन मेड पार्टिकल है मतलब ये नेचर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेचर में नहीं पाया जाता है, ये नेचर में नहीं पाया जाता है, मैन मेड पार्टिकल है और इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा की गई। और जब हम आइंस्टीन की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि भैया हिग्स बोसान पार्टिकल, या जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं ना, गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसान पार्टिकल, तो हिग्स बोसान या गॉड पार्टिकल, इसकी भी खोज सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा की गई थी। अब बात आती है कि ये जो है ये निर्मित कैसे होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये निर्मित कैसे होता है। तो आपको बता दें कि यह बहुत ही कम ताप पर निर्मित होता है, आप कह लीजिए एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये निर्मित होता है। एब्सोल्यूट जीरो में आप कह सकते हैं -237 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस पर ये निर्मित होता है। एग्जैक्ट पूछा जाए तो 273.15 डिग्री सेल्सियस पर ये निर्मित होता है। इस ताप पर कोई भी पार्टिकल जो तैयार होता है तो उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं जैसे ये मान लो लिक्विड है, ठीक है, ये मान लो सॉलिड है और ये मान लीजिए गैस है, और अगला स्टेट कौन सा आता है, प्लाज्मा आता है। ठीक है, क्योंकि हमने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ा कि ये मैन मेड पार्टिकल है मतलब नेचर में नहीं पाया जाता। तो जो नेचर में पाए जाते हैं पहले उसको समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की ही बात कर लेते हैं, या सबसे पहले हम लिक्विड से गैस की बात कर लेते हैं कि जब हम लिक्विड से गैस बनती है, लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप बताएंगे कि जब हम लिक्विड से गैस की बात करेंगे तो लिक्विड से गैस बनने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, या इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण या इवापोरेशन क्या है, लिक्विड से जब गैस बनती है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। अब एक प्रक्रिया ऐसे भी होती है जब गैस से लिक्विड बनती है, तो गैस से लिक्विड बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या इसी को बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन या संघनन। तीसरी प्रक्रिया होती है लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड। और लिक्विड से सॉलिड की जब बात करते हैं तो बात आती है फ्रीजिंग की। किसकी बात आती है, फ्रीजिंग की, मतलब बात आती है हिमांक की। इसको बोलते हैं हिमांक, या आप कह लीजिए इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, लिक्विड से जब सॉलिड होता है। ठीक है, जैसे पानी से बर्फ, ठीक, जब आप फ्रिज में जमाते हो उसकी बात हो रही है। इसके बाद फिर बात होती है सॉलिड से लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड अवस्था में बदलने को बोलते हैं मेल्टिंग। आप कहते हो ना पिघल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, या इसको बोलते हैं गलनांक। ठीक है, एक अवस्था और पूछी जाती है, वो है सॉलिड से गैस। सॉलिड से गैसीय अवस्था में जब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन या इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ठीक, इसके बाद फिर बात आती है गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड। और गैस से सॉलिड की जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन। और डिपोजिशन ये भी याद रखने की जरूरत है। ऊर्ध्वपातन में यदि हम बात करें, सॉलिड से गैस में यदि हम बात करें तो जैसे कपूर होता है, इसका उदाहरण है। कपूर के साथ साथ नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन इसका उदाहरण है। नेफ्थलीन के बाद जो ड्राई आइस होती है,
ठीक है। ड्राई आइस जो होती है वो इसका उदाहरण है, ठीक है। इसके साथ साथ बेंजोइक अम्ल इसका उदाहरण है, नौसादर इसका उदाहरण है। तो इसके कई सारे सब्लिमेशन के कई सारे उदाहरण हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है भैया कि लिक्विड से गैस बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो आप बताएंगे इवापोरेशन। गैस से लिक्विड आप बताएंगे कंडेंसेशन या संघनन। सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड यदि पूछ लिया जाए फ्रीजिंग या हिमांक। सॉलिड से लिक्विड यदि पूछ लिया जाए तो मेल्टिंग या गलनांक। सॉलिड से गैस यदि पूछ लिया जाए तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड पूछ लिया जाए तो डिपोजिशन। ये अनिवार्य रूप से आपको याद रखना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और दो स्टेट और याद रखिएगा जो अभी हमने आपको बताया, जैसे गैस से प्लाज्मा। गैस से जब प्लाज्मा स्टेट होता है तो उसको हमने क्या बोला था, आयोनाइजेशन या आयनीकृत हमने बोला था, ठीक है, आयनाइजेशन। और प्लाज्मा से गैस की जब हम बात करते थे तो इसी को हमने बोला था डी आयनाइजेशन। तो ये भी याद रखने की जरूरत है। तो ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टी अभी पढ़ा है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि भैया भौतिक गुणों के आधार पर यदि हम देखें तो पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, ये हमारा समाप्त हुआ। अब इसके बाद फिर बात आती है जो है दूसरा, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा जाता है, रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। रासायनिक गुणों के आधार पर यदि हम बात करें, रासायनिक गुणों के आधार पर, तो रासायनिक गुणों के आधार पे आप कहते हो शुद्ध पदार्थ, और दूसरा आप जो कहते हो वो कहते हो अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की जब बात करते हैं इसी को आप बोलते हो एलिमेंट। शुद्ध पदार्थ को जब हम बांटते हैं तो दो प्रकार इसको देखने को मिलते हैं। पहला आता है तत्व या एलिमेंट, ठीक है, तत्व या एलिमेंट। और दूसरा देखने को मिलता है कंपाउंड या यौगिक, यौगिक या कंपाउंड, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ की जब हम बात करते हैं तो ये भी दो कैटेगरी की हो जाती है। एक है समांगी, समांगी, समांगी या होमोजीनियस, या विषमांगी, या इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये आपका पता होना चाहिए। अब इसमें आज जो हम देखने जा रहे हैं वो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ को अभी हम देखते हैं। अब शुद्ध पदार्थ की दो कैटेगरी हमने देखा, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं तत्व की, पहले हम देखा हमें दो प्रकार, तत्व और यौगिक। तो तत्व की बात हम कर लेते हैं एलिमेंट की, ठीक है, पहले एलिमेंट की। तो तत्व के बारे में आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण बिना किसी केमिकल रिएक्शन के होता है। पहला क्या हो जाएगा, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के बिना इसका निर्माण होता है। तत्व का निर्माण बिना किसी केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा इसको आप लिख सकते हो कि प्रकृति में तत्व जो है ये अपने आप उत्पन्न होते हैं, अपने आप उत्पन्न होता है। तत्व प्रकृति में अपने आप उत्पन्न होता है, ठीक है। ये तो हो गई तत्व की बात। अब एलिमेंट के जो प्रकार हैं तत्व के, इसके कई सारे प्रकार भी आपको देखने को मिलते हैं। अब तत्व के प्रकार कौन से हो जाएंगे, पहला आपका हो जाएगा मेटल या धातु। दूसरा आपका हो जाएगा नॉन मेटल या अधातु। तीसरा आपका हो जाएगा मेटलॉइड्स, METELLOIDS, इसी को बोलते हैं उपधातु। तो ये किसके प्रकार हो गए, ये तत्व के प्रकार हो गए, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा था, एक तो हमने देखा शुद्ध पदार्थ को तत्व में बदल जाता है, एक प्रकार हो गया, और एक हो गया यौगिक। अब यौगिक के बारे में देख लेते हैं कि यौगिक क्या होता है। तत्व देख लिया, तत्व के साथ साथ यहीं पे यौगिक देख लेते हैं।
या कंपाउंड। यौगिक की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक तत्व, वह भी एक निश्चित अनुपात में, याद रखिएगा, एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो वहां पे बात होती है यौगिक की। जैसे H2O, जैसे H2SO4, ठीक है। इसके साथ साथ इनमें तत्वों का अनुपात जो है क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित अनुपात में ये मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी बेसिक जानकारी आपकी हो गई। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं मिश्रण के बारे में, ठीक है। मिश्रण के बारे में हम देख लेते हैं। अशुद्ध पदार्थों में हमने देखा था अभी, तो अशुद्ध पदार्थों में अगला जो हम देखते हैं, ये तो हो गया शुद्ध पदार्थ। अब अगला आता है मिश्रण के बारे में कि भैया मिश्रण क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं। मिश्रण का मतलब होता है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है, इनमें यौगिकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है और इसी के 2 प्रकार होते हैं, पहला सामांगी और दूसरा विषमांगी। सामांगी और विषमांगी। अब सामांगी क्या होता है तो आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाया जाए। जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाया जाए और मिलाने के बाद ये घुल जाएं, याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए और मिलाने के बाद ये घुल जाएं तो उसको हम बोलते हैं सामांगी मिश्रण, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया जाए और मिलाने के बाद यदि घुल जाते हैं तो उस मिश्रण को आप बोलेंगे सामांगी मिश्रण, ठीक है। जैसे चीनी पानी का घोल, ठीक है, काफ़ी वाइन का घोल, काफ़ी पानी का घोल या वाइन पानी का घोल, ये सारा हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है विषमांगी। विषमांगी का परिभाषा क्या हो जाएगा? विषमांगी की परिभाषा हो गई कि इनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाए तो जाते हैं, लेकिन क्या है, ये घुलते नहीं हैं, ये घुलते नहीं हैं, इसी को आप बोलते हैं विषमांगी। और इसके उदाहरण में क्या आता है? वाटर प्लस ऑयल कभी नहीं घुलेगा, ठीक है। वाटर प्लस घी कभी नहीं घुलेगा, ठीक है। या आप सल्फर प्लस आयरन कर लो, कभी नहीं घुलेगा। वाटर प्लस सॉइल कर लो, नहीं घुलेगा। तो ये विषमांगी के उदाहरण है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो अगला हमें समझना है वो हमारा आता है अगला कि भाई मिश्रणों को पृथक्करण कैसे किया जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। मिश्रणों का पृथक्करण, मिश्रणों का पृथक्करण, मिश्रणों का पृथक्करण, या इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, मिश्रणों का पृथक्करण। अब इसमें सबसे पहला आपका आता है फिल्ट्रेशन। क्या आता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब यह फिल्टर पेपर के द्वारा होता है। पहली चीज फिल्ट्रेशन, यह फिल्टर पेपर के द्वारा होता है, ठीक है। आप कह लीजिए विशेष रूप से, जैसे एग्जाम्पल है ना किडनी, आप जानते हैं किडनी का कार्य क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, नेफ्रॉन नलिकाएं होती हैं इसमें, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन क्या है कि फिल्टर करना, शुद्ध करना। जैसे रेनिंग वाटर है, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनलैंड वाटर में, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, मिश्रणों को पृथक करने में दूसरी जो विधि आती है वो आती है आसवन विधि। उसको क्या बोलते हैं? आसवन विधि, या इसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है, या आसवन। अब इसमें क्या होता है? इसमें भाप को इकट्ठा करके जल बनाया जाता है। क्या है इसमें? आसवन में क्या होता है? भाप को इकट्ठा करके शुद्ध जल में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं आसवन विधि। मतलब किसी तरल कंपोनेंट से, या आप कह लीजिए कोई पदार्थ जब अलग होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं आसवन, ठीक है। भाप को इकट्ठा करके जल बनाना आप कह लीजिए, इसका उदाहरण है। मतलब किसी तरल से कोई कंपोनेंट या पदार्थ जब अलग होता है, उस विधि को हम बोलते हैं आसवन
विधि, ये आपको पता होना चाहिए। उदाहरण क्या है कि जैसे भाप से हम फिर पानी को इकट्ठा करते हैं। तीसरा आता है प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, पेट्रोलियम पदार्थों को पेट्रोलियम कुएं से अलग करने की जो विधि है उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पेट्रोलियम पदार्थों को पेट्रोलियम कुएं से अलग कैसे किया जाता है, तो आप बताएंगे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, क्योंकि कुआं ऐसे ही एक होता है। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग कुएं होते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल का, ऐसा होता नहीं है। एक ही कुआं होता है। इसी में सबसे आप कह लीजिए पेट्रोल भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पेट्रोल के बाद इसी में आपको डीजल भी देखने को मिलता है, इसी में आपको केरोसिन भी देखने को मिलता है। और इनको जो अलग किया जाता है ना, वो ताप के द्वारा ही, ताप देकर ही अलग किया जाता है। और इनका बहुत माइनर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जब हम पेट्रोल निकालना होता है तो एक निश्चित ताप होगा, उसी से माइनर टेम्परेचर डिफरेंस पे ज़्यादा हम कर देंगे तो डीजल निकल जाएगा, या कम कर देंगे तो केरोसिन आ जाएगा। तो मतलब माइनर टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और तेल के कुएं से जब हम निकालते हैं पेट्रोलियम पदार्थों को तो उसको हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन विधि। ये आपको याद रखने की जरूरत है, एग्जाम्पल भी याद रखना, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के बाद अगला आता है क्रिस्टलीकरण। ठीक है, क्या होता है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण आप जान लीजिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठोस द्रव पृथक तकनीकी होती है। क्या होता है, ठोस द्रव पृथक्करण तकनीकी, पृथक्करण तकनीकी, ठोस द्रव पृथक्करण तकनीकी होती है। और इसमें जैसे आप जानते हैं नमक को समुद्री जल से जो अलग किया जाता है वो यही क्रिस्टलीकरण कहलाता है। आपके घर घी बनता होगा, घी बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वह भी क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि दाने के रूप में ये प्राप्त होता है आपको। ठीक है, रवे के रूप में ये प्राप्त होता है। तो क्रिस्टलीकरण का भी उदाहरण आपको समझ में आ गया। तो इतनी बेसिक जानकारी है जो आज आपने समझा कि मिश्रणों को पृथक्करण करने की विधियां कौन कौन सी हैं। इनमें क्रिस्टलीकरण तक की चर्चा आज आपने देखी है। आगे की जो चर्चा है वो आपको नेक्स्ट सेशन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी एक सेशन में अभी 2 टॉपिक और आपको कवर करने हैं, तो उसमें भी कुछ समय देना है। अब आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं करंट अफेयर्स की विषय वस्तु। किसको देखने वाले हैं, करंट अफेयर्स विषय वस्तु को हम देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स विषय वस्तु में आज प्रश्न टाइप नहीं है, आज हम आपको ऐसे डायरेक्ट पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है, एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम है, डेजर्ट साइक्लोन, और ये 2024 में आयोजित किया जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024। आपसे प्रश्न क्या बन सकता है, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया, या भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो आप बताएंगे कि ये साइक्लोन जो अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन, ये यूएई और इंडिया के बीच आयोजित किया गया। यह इसका पहला संस्करण था, मतलब ये नया सैन्य अभ्यास हमने शुरू किया है। इससे पहले ये सैन्य अभ्यास नहीं हुआ है, पहला संस्करण है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हमने की, तो इसकी शुरुआत हमने राजस्थान से की है। राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है, थार के मरुस्थल में इसकी शुरुआत हुई है। और अभी ये वर्तमान में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार मरुस्थल में भारत और यूएई के बीच चल रहा है। 2 से 15 जनवरी तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा। ठीक है, अब क्या यूएई की हम बात कर रहे हैं, क्या यूएई के साथ कोई अन्य सैन्य अभ्यास भी करते हैं? जी हाँ, उसका नाम है जायद तलवार। क्या नाम है, जायद तलवार। और जायद तलवार की जब हम बात करते हैं, एक नेवल एक्सरसाइज है, और हाल ही में ये संपन्न हुआ था कहाँ पे, फारस की खाड़ी में। ठीक है, फारस की खाड़ी में ये सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ था।
और क्योंकि ये नेवल सैन्य अभ्यास है, इसमें भाग लेने के लिए हमारे 2 जहाज गए हुए थे नौसेना के। एक का नाम था INS विशाखापट्टनम, ये भी याद रखना है, पूछा जाता है INS विशाखापट्टनम, और दूसरे का नाम है INS त्रिकंड। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से जहाज भारत के थे जो जायद तलवार नामक सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए फारस की खाड़ी में गए हुए थे। ठीक है, तो INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। क्यों? क्योंकि ये हमारा तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो हमारा है, व्यापारिक साझेदार, वो है यूएई। तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हमारा यूएई है। और याद रखिएगा सबसे बड़ा कौन सा है, तो पहले आता है अमेरिका, दूसरे पे आता है चाइना और तीसरे पे आता है यूएई। ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब जैसे आपने नाम पढ़ा ना डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट नाम से कई सारे सैन्य अभ्यास हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए उनको भी हम आपको बता देते हैं। जैसे एक है डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट हम किसके साथ करते हैं? ये फ्रांस के साथ हम करते हैं। एक अगला सैन्य अभ्यास है डेजर्ट वॉरियर। सिर्फ वॉरियर नहीं है, याद रखिएगा, डेजर्ट वॉरियर। और डेजर्ट वॉरियर हम किसके साथ करते हैं? डेजर्ट वॉरियर हम करते हैं इजिप्ट के साथ। ठीक है, मिस्र के साथ। इजिप्ट या मिस्र एक ही है। और इजिप्ट और मिस्र के साथ, या इजिप्ट या मिस्र के साथ, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो इनके साथ एक और हम सैन्य अभ्यास करते हैं जिनका नाम है ब्राइट स्टार। यह भी सैन्य अभ्यास हम इसी के साथ करते हैं। अगला एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है साइक्लोन। यह भी हम इजिप्ट के साथ करते हैं। तो इजिप्ट के साथ 3 सैन्य अभ्यास आपने देखा, डेजर्ट वॉरियर, ब्राइट स्टार और साइक्लोन। ये 3 सैन्य अभ्यास हम इजिप्ट के साथ करते हैं। डेजर्ट नाइट पूछ लिया जाए तो आप बताओगे कि इसको हम फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है, यूएई की बात हो रही है तो आपको बता दें कि यूएई और एक देश है ईरान। ठीक है, यूएई और ईरान के बीच 3 द्वीपों को लेकर के विवाद है। ये तीनों द्वीप का नाम आपको पता होना चाहिए। पहले का नाम है ग्रेटर टॉम्स, दूसरे का नाम आपका है लेसर टॉम्स। ठीक है, और तीसरे का जो नाम है वो है अबू मूसा। तो ये भी याद रखना है कि ये 3 द्वीप जो है ये विवाद का विषय है। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको इस एक प्रश्न से हुई कि डेजर्ट साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास हम किसके साथ करते हैं। फिर आपने देखा किस तरह से चीज़ों को लिंक करके आपको बताया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है दूसरा करंट अफेयर्स कि भैया लता मंगेशकर चौक कहाँ पे है। लता मंगेशकर चौक ये है कहाँ पे? लता मंगेशकर चौक। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अयोध्या के दौरे पर थे। ठीक है, अयोध्या आए हुए थे। और ये जो लता मंगेशकर चौक है ये अयोध्या में ही है। सितंबर 2022 में बात हुई थी इसको बनाने की। तो लता मंगेशकर चौक कहाँ पे है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। सितंबर 2022 में इसको बनाने की बात हुई थी। यहाँ पे एक बीड़ा लगाई गई है। इस चौक पर एक बड़ी सी बीड़ा लगाई गई है। और इस बीड़ा से संबंधित यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसका डिजाइन किसने किया, तो इसका डिजाइन किया राम बनजी सुतार ने। किसने डिजाइन किया? राम बनजी सुतार ने इसका डिजाइन किया है। और राम बनजी सुतार का नाम आपको पता होना चाहिए। यदि आपको याद आ रहा है राम बनजी सुतार के बारे में तो जरूर बताइएगा कि इनका संबंध और किस ऐसे स्टैचू से है या किस ऐसी संरचना से है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो बीड़ा था उसका डिजाइन तो इन्होंने किया, ठीक है, लेकिन ये जो चौक है इस चौक का डिजाइन किसने किया? तो ये जो चौराहा या चौक है इसका डिजाइन किया था रंजन मोहंती ने। किसने किया था? रंजन मोहंती ने इसका डिजाइन किया था। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, रंजन मोहंती। ठीक है, इसके साथ साथ अयोध्या की बात आ रही है। आप जानते हैं अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। कहाँ पे है?
सरयू नदी के तट पर आपको अयोध्या देखने को मिलती है। अयोध्या धाम के बारे में आपने काफ़ी कुछ पिछले दिनों पढ़ा है, तो वहाँ पे अभी हम नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं पर अपनी चीज़ों को समाप्त करेंगे। तीसरा फैक्ट आता है एक प्रतियोगिता से संबंधित। ठीक है, एक प्रतियोगिता है और वर्ष 2023 में संपन्न हुई, जिसका नाम है विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं। ठीक है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, याद रखिएगा शतरंज शब्द जुड़ा है, मतलब शतरंज का खेल है ये। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसको जीता किसने, तो इसको जीता पुरुषों में मैग्नस कार्लसन। और मैग्नस कार्लसन की जब बात हम करते हैं तो आपको याद आना चाहिए ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। वर्तमान समय में इनकी जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है, मतलब शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी अभी हैं मैग्नस कार्लसन। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी तो हैं मैग्नस कार्लसन, लेकिन विश्व शतरंज चैंपियन कौन है, तो याद रखिएगा विश्व चैंपियन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे चीन के खिलाड़ी आ जाते हैं जिनका नाम है डिंग लीरेन। ठीक है, क्या नाम है, डिंग लीरेन, ये याद रखना, डिंग लीरेन चीन के खिलाड़ी हैं और ये विश्व चैंपियन है। विश्व चैंपियन और नंबर 1 इसी प्रकार से समझ लीजिए, जैसे क्रिकेट के संदर्भ में आपने देखा होगा एक टीम होगी जो विश्व विजेता होगी सभी फॉर्मेट में। ठीक है, और एक टीम होगी जो आईसीसी रैंकिंग होगी टीमों की, उसमें टॉप पे होगी। तो ये आईसीसी रैंकिंग में जो टॉप पे है, मतलब शतरंज की जो रैंकिंग है उनमें जो टॉप पे हैं वो हैं मैग्नस कार्लसन, और विश्व विजेता जो है शतरंज के वह है डिंग लीरेन। ठीक है, और महिलाओं में कौन है, इनका नाम है, ये भी चाइना की खिलाड़ी हैं, जू बेंजुन। ठीक है, ये भी चाइना की खिलाड़ी हैं, ये भी विश्व चैंपियन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको समझना है। क्या समझना है, ये जो विश्व चैंपियन होते हैं बनते कैसे हैं, इसको लेकर के एक प्रतियोगिता होती है और इसको बोलते हैं कैंडिडेट टूर्नामेंट। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं इसको, कैंडिडेट टूर्नामेंट। और कैंडिडेट टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी होते हैं जो रैंकिंग के आधार पे नामित किए जाते हैं, मतलब वही खिलाड़ी कैंडिडेट टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और इसमें कुल 8 खिलाड़ी खेलते हैं, कैंडिडेट टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ी खेलते हैं। क्या इन 8 खिलाड़ियों में कोई भारत का शामिल है जो 2024 में कैंडिडेट टूर्नामेंट होने वाला है? आपको बता दें 2024 में कैंडिडेट टूर्नामेंट कनाडा में होने वाला है। और इन 8 खिलाड़ियों में भारत की बात करें तो डी गुकेश का नाम याद रखिएगा आप, डी गुकेश के बाद आर प्रज्ञानंदा, इनका नाम याद रखिएगा, और एक नाम और याद रखिएगा विदित गुजराती। ठीक है, ये 3 नाम हैं जो इन 8 में शामिल हैं और 5 अन्य देशों के खिलाड़ी हैं। अब इनमें से जो कैंडिडेट टूर्नामेंट जीत जाएगा वो विश्व चैंपियन कहा जाएगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है, वो विश्व चैंपियन खिलाड़ी होगा। तो कैंडिडेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? कनाडा में। और इसमें 3 भारतीयों ने जगह बनाई है, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंदा और विदित गुजराती। इतना नाम आपको याद रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि 2 प्रकार के गेम होते हैं शतरंज में, एक होता है वर्ल्ड रैपिड जहाँ पे 3 मिनट का समय मिलता है, और एक होता है ब्लिट्ज, यहाँ पे 15 मिनट का समय मिलता है। तो समय के आधार पे इनके अलग अलग खेल होते हैं शतरंज के, तो पता होना चाहिए। तो इनके खिलाड़ियों के नाम आपको पता होना चाहिए और इस खेल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला फैक्ट जो करंट अफेयर से जुड़ा है वो आता है आपका X-37B, याद रखिएगा X-37B रोबोट स्पेस प्लेन। X-37B रोबोट स्पेस प्लेन। आपसे पूछा जाएगा
कि X-37B नामक रोबोट स्पेस प्लेन किसने लॉन्च किया, तो आप बताओगे कि अमेरिका ने किया। किसने किया? अमेरिका ने किया। आप नाम देख रहे हो रोबोट, मतलब इसमें कोई यात्री नहीं होगा, मानव नहीं होंगे, रोबोट के माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा। अमेरिका भेज रहा है तो क्योंकि ये स्पेस प्लेन है, भले ही प्लेन है लेकिन इसको अंतरिक्ष में तो कोई रॉकेट ही लेके जाएगा। तो वो रॉकेट कौन सा होगा जो इसको अंतरिक्ष में लेके जाएगा? उसका नाम है फॉल्कन 9। फॉल्कन 9। और फॉल्कन 9 जो रॉकेट है ये स्पेस एक्स का रॉकेट है। किसका है? स्पेस एक्स का रॉकेट है, जिसके फाउंडर हैं एलन मस्क। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, स्पेस एक्स का रॉकेट इसको लेकर के जाएगा। अब बात आती है कि X-37B नामक स्पेस प्लेन बनाया किसने है? तो एक कंपनी है बोइंग। बोइंग विमान निर्माता कंपनी है, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्या और कोई स्पेस प्लेन चर्चा में है? जी हाँ, एक का नाम है शेनलोंग। शेनलोंग नामक स्पेस प्लेन किसका है? ये जो स्पेस प्लेन है ये है चाइना का। चीन का भी स्पेस प्लेन है जिसका नाम है शेनलोंग, और इसको जो लेके रॉकेट उड़ेगा उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। ठीक है, क्या आपको पता है चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो आप बताएंगे CNSA, ये चाइना की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए, अनिवार्य रूप से इसको रट जाइएगा, ये अनिवार्य रूप से आपको पता होना चाहिए। अब हमने बात किया X-37B की, स्पेस प्लेन की हमने बात किया, रोबोट स्पेस प्लेन की हमने बात किया। अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य मैं आपको और बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? जैसे भारत का एक मिशन है जिसको बोलते हैं एक्सपोसैट। क्या बोला जाता है? एक्सपोसैट मिशन। ध्यान से सुनिएगा, एक्सपोसैट का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप बताओगे एक्स रे पोलोरीमीटर, एक्स रे पोलोरीमीटर सैटेलाइट। एक्स रे पोलोरीमीटर सैटेलाइट, ये आपको याद रखना है एक्सपोसैट के बारे में। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो हमारा मिशन होगा, एक्सपोसैट मिशन होगा, ये किस रॉकेट से संचालित किया जाएगा? ये संचालित किया जाएगा PSLV से, जिसका नाम होगा PSLV C-58 के माध्यम से ये संचालित किया जाएगा। कब भेजा जाएगा? भेजा जा चुका है, 1 जनवरी 2024 को ये भेजा जा चुका है। PSLV C-58 लेकर इसको उड़ा। ठीक है, इसमें एक्सपोसैट के अलावा 100 अन्य छोटे छोटे सैटेलाइट थे जो भेजे गए, वो आपको पता होना चाहिए। अब एक्सपोसैट जो मिशन है ये क्या करेगा? ये अंतरिक्ष में जो एक्स रे आ रही हैं, जहां से आ रही हैं उनका पता लगाएगा, उन पर शोध करेगा। तो एक्सपोसैट मिशन जो है ये इसरो का मिशन है। पहली चीज ये पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन सा रॉकेट लेके इसको उड़ा है ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। और आपको बता दें कि इस प्रकार का मिशन सिर्फ अभी तक नासा ने किया है, और नासा ने 2021 में इस प्रकार का एक्स रे पोलरीमीटर नामक मिशन किया था, जिसका नाम था IXPE। मतलब भारत विश्व का दूसरा देश है जिसने पोलरीमीटर नामक मिशन किया है, एक्सपोसैट नामक मिशन किया है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले IXPE नाम से नासा ने इस मिशन को किया था, मतलब भारत दूसरा देश बन गया है इसके साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक्सपोसैट में क्या क्या कंपोनेंट शामिल थे, क्या क्या मॉड्यूल शामिल थे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक्सपोसैट में याद रखना है 2 मॉड्यूल थे। पहले का नाम था पोलिक्स, ठीक है। दूसरा जो मॉड्यूल था उसका नाम था एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्सपेक्ट और पोलिक्स ये 2 मॉड्यूल थे। पोलिक्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और इन एक्स रेज, इसका फुल फॉर्म क्या है? पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रे। और एक्सपेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है एक्स रे
फुल फॉर्म पूछा नहीं जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ठीक है, अब सिर्फ इसमें क्या याद रखना है कि इनके जो मॉड्यूल थे पोलिक्स, इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। किसने बनाया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। और एक्सेप्ट की यदि हम बात करते हैं कि इसको किसने बनाया है, तो इसको जिसने बनाया है उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना नोट कर लीजिए। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो मिशन है, ये जो भी मिशन है, इस तरह के जो भी मिशन हो रहे हैं विश्व में, वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इस तरह के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पे समस्या अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों को नोट कर लीजिएगा। तो अब हम बात कर रहे थे, इसका तो हो गया, हमने देख लिया, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया। एक्सेप्ट को किसने बनाया? तो इसको बनाया है यू आर राव सैटेलाइट सेंटर ने। UR राव सैटेलाइट सेंटर ने एक्सपेक्ट को बनाया है, और पोलिक्स को बनाया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। सिर्फ इतना यदि याद रखते हो तो आपका जो प्रश्न है वो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अब पिछले प्रश्न में हमने देखा था, अभी अयोध्या के बारे में हमने देखा था, एक प्रश्न में हमने अभी देखा था अयोध्या के बारे में। तो यहाँ से एक फैक्ट हमें और याद आ रहा है, वह भी बता देते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जब अयोध्या गए तो ये मीरा माझी के घर भी गए थे, और वेबसाइट पे प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट पे भी ये देखने को मिल रहा है, मीरा माझी के घर गए थे। तो भाई प्रधानमंत्री यदि किसी के घर जा रहा है तो कुछ तो कारण होगा। तो आपको बता दें कि मीरा माझी 10वीं करोड़ लाभार्थी थी। 10वीं करोड़ लाभार्थी थी किसकी? ये 10वीं करोड़ जो लाभार्थी थी उज्ज्वला योजना की। ठीक है, तो याद रखिएगा, उज्ज्वला योजना की ये 10वीं करोड़ लाभार्थी थी, और ये फैजाबाद अयोध्या में ही रहती थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पे इनके घर पे विजिट किया था। और उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, 2016 में शुरू किया था प्रधानमंत्री ने। कहाँ पे? यूपी के बलिया से इसकी घोषणा की थी। यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है तहरीक ए हुर्रियत से संबंधित। तहरीक ए हुर्रियत, तहरीक ए हुर्रियत से संबंधित। सबसे पहली बात, तहरीक ए हुर्रियत को हमारे गृह मंत्रालय ने, किसने? हमारे गृह मंत्रालय ने क्या कर दिया है? UAPA के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है तहरीक ए हुर्रियत का संबंध किस राज्य से है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। अब ये है क्या? तो आइए हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में। हुर्रियत एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी। कब ये बनाई गई थी? वर्ष 1993 में 26 पार्टियों ने मिलकर इसको बनाया था। और ये जो पार्टियां थी, इनका उद्देश्य था एंटी इंडिया, आप कह सकते हैं एंटी इंडिया मुहिम इनका उद्देश्य था। मतलब ये भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, या तो पाकिस्तान में कुछ लोग चाहते थे, और कुछ लोग स्वतंत्र राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर को देखना चाहते थे। और उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन्होंने बनाया था। 2004 में क्या हुआ कि इन्हीं में से एक लोग थे जिनका नाम था सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी। तो सैयद अली शाह गिलानी जो थे, इन्होंने तहरीक ए हुर्रियत की स्थापना की थी, और अब इसी को बैन कर दिया गया है। तो ये संगठन सैयद अली शाह गिलानी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब गृह मंत्रालय UAPA की बात हो रही, तो आपको UAPA के बारे में बता देते हैं। 1967 में इसको लाया गया था, और अंतिम संशोधन इसमें वर्ष 2019 में किया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, पिछले दिनों UAPA ने एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लखबीर सिंह लांडी। लखबीर सिंह लांडी। तो जो लखबीर सिंह लांडी हैं, इनको भी UAPA के तहत जो है गैर कानूनी इनके संगठन को, साथ ही साथ इनको भी बैन किया था। और लखबीर सिंह लांडी जो हैं, ये बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े हुए हैं,
कनाडा में रहते हैं, तो भारत सरकार ने इनको बैन कर दिया यूएपीए के तहत। तो लखबीर सिंह लांडी का भी नाम याद रखना है कि ये बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, अब अगला और लास्ट करंट अफेयर्स का फैक्ट, एक संगठन है ब्रिक्स। अभी कुछ देशों को ब्रिक्स में सम्मिलित करने के लिए इनवाइट किया गया, जिसमें सबसे पहले आता है इजिप्ट। इजिप्ट इसमें शामिल हो रहा है। इजिप्ट के बाद इथियोपिया इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, इथियोपिया इसमें शामिल हो रहा है। इथियोपिया के साथ साथ ईरान इसमें शामिल हो रहा है। ईरान के साथ साथ सऊदी अरब इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, सऊदी अरब इसमें शामिल हो रहा है और यूएई इसमें शामिल हो रहा है। ठीक, अब एक देश है जिसने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, वह है अर्जेंटीना। तो याद रखिएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो वो देश है अर्जेंटीना। ब्रिक्स के नए मेंबर कौन से हैं, तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये ब्रिक्स के नए मेंबर हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए ब्रिक्स की 16वीं जो बैठक जो 2024 में होगी वो कहाँ पे होगी, तो आप बताएंगे कि ये रूस में होगी और रूस का एक शहर है कजान। तो रूस के कजान शहर में ये बैठक देखने को मिलेगी। तो ब्रिक्स के बारे में ये भी याद रखने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स में जो विषय वस्तु थी उसको हमने समाप्त किया। अब करंट अफेयर्स की विषय वस्तु समाप्त करने के बाद हम बढ़ते हैं जी के खंड में। कहाँ पहुँचते हैं, जी के खंड में हम पहुँचते हैं और जी के खंड को देखते हैं। जी के खंड में आज आपको थोड़ी सी जानकारी यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में दी जाएगी। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो इतनी चीज़ें आपकी कंफर्म होनी चाहिए। अब हम यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट। यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में आज हमें क्या पढ़ना है। देखो, एक एक कॉन्टिनेंट हम देख रहे थे और बहुत अच्छे से हम देख रहे थे, जीके के संदर्भ में हम देख रहे थे। तो उसी प्रकार से चीज़ों को लेकर के हम चल रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं जीके में बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं होती हैं, फैक्ट ओरिएंटेड होता है। जब हम जीएस खंड में इसको पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे। और आज से प्रयास रहेगा कि ये जो स्क्रीन पे आप देखते हैं ये भी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूँ, तो यदि किसी का कहीं पर छूटा रहा है तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो आज जो हम देखने वाले हैं, जैसे हमने कहा था कि यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे, यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अफ्रीका हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यूरोप के बारे में अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यूरोप की जब हम बात करते हैं तो बात आती है यूरोपीय यूनियन की। क्या बात आती है, यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन की बात आती है। यूरोपियन यूनियन की जब बात करें या यूरोपीय संघ की बात करें तो वर्तमान समय में 27 देश हैं जो यूरोपीय संघ का हिस्सा हैं। ठीक है, और आपको बता दें इसको बोलते हैं EU। ये है क्या, यह 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। यूरोप एक महाद्वीप है जो पूरी तरह से आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। पूरी तरह से ये महाद्वीप आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। इसकी सीमा यदि हम बात करें तो इसकी सीमा अगले मैप में हम देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा ये यूरोप का आप मैप देख रहे हैं, पूरा का पूरा यूरोप है। यूरोप के उत्तर में यदि हम बात करें, इस रीजन में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है आर्कटिक महासागर। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, पश्चिम में यदि हम बात करें, ये तो पूरब हो गया। पश्चिम में यदि हम बात करें, इस रीजन में यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन इसके पश्चिम में हो गया। दक्षिण में यदि हम बात करें तो आपको भूमध्य सागर देखने को मिलता है, मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। दक्षिण में भूमध्य सागर देखने को मिलता है। पूर्व में यदि हम बात करें तो पूरब में इसकी सीमा जो है वो एशिया से लगती है। ये इसकी सीमा है जो एशिया से लगती है। तो आपने देख लिया सबसे पहले कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूरब में एशिया, दक्षिण में भूमध्य सागर, ये आपने देखा। ठीक है, यूरोप को आमतौर पर यदि हम देखें जो बोला जाता है कि यूरोप जो है ये यूराल पर्वत, याद रखिएगा क्या क्या, यूराल पर्वत,
ठीक है। यूराल नदी, ये बहुत पूछा जाने वाला फैक्ट है। यूराल पर्वत हो गया, यूराल नदी हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, कैस्पियन सागर के बाद काकेसस पर्वत हो गया, काला सागर हो गया, काला सागर हो गया, और काला सागर के बाद तुर्की जलसंधि या आप कह लीजिए तुर्की जल मरुमध्य, ठीक है। ये एशिया से अलग करते हैं, मतलब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यहीं पर आपको ये देखने को मिलता है। यूराल नदी भी यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस रीजन में आपको यूराल पर्वत देखने को मिलता है, कैस्पियन सागर आपको ये देखने को मिलता है, ये आपका हो गया कैस्पियन सागर, काला सागर आपको ये देखने को मिलता है, ये आपका काला सागर, और यहीं पे नीचे आपको तुर्की जलसंधि देखने को मिलती है, और काकेसस पर्वत भी इसी रेंज में देखने को मिलता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे निकाय हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, तो आप बताएंगे यूराल नदी, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, काला सागर और तुर्की जल संधि, ये हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ठीक है। यूरोप की जब बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यूरोप जो है ये पृथ्वी के लगभग 6.8% भूमि को कवर करता है। यूरोप पृथ्वी के लगभग 6.8% भूमि को कवर करता है, और यह दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, और यूरोप में विश्व की आबादी का लगभग 10% निवास करती है। यूरोप में विश्व की आबादी का लगभग 10% और विश्व के कुल भूभाग का लगभग 6.8% ये रखती है, ठीक है। अब यूरोप की बात जब हम कर रहे हैं तो यूरोप में यदि पूछ लिया जाए आपसे कि भैया यूरोप में क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है यूरोप में, यदि हम बात करें तो यूरोप में अभी आप जान रहे थे यूरोप में दो प्रमुख देश हैं जिनके बीच अभी विवाद की स्थिति थी, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। वो थे रूस और यूक्रेन, ये आपको देखने को मिलता है, ये रसिया और यूक्रेन का बॉर्डर है पूरा ये, ठीक है, रूस और यूक्रेन। तो आपको बता दें कि जब पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश है रूस। यूरोप में सबसे बड़ा देश है रूस, रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस, और चौथा सबसे बड़ा देश है स्पेन, ठीक है, और पांचवा देश है स्वीडन। स्पेन ये आपका रहा, आप जानते हैं एक जलसंधि मैंने आपको बताया था जो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, यदि आपको याद हो अफ्रीका के संदर्भ में, नहीं याद है तो आपको याद करना है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसी में कुछ फैक्ट हैं यूरोप से संदर्भित जो आपको पता होना चाहिए, आइए उन फैक्ट को देख लेते हैं। क्या क्या फैक्ट हैं? सबसे पहला फैक्ट कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है बोल्गा नदी। क्या है? बोल्गा नदी क्या है? बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है, ये आपको पता होना चाहिए, जो पूरे रूस में बहती है। दूसरा है यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसका नाम है डेन्यूब। तो डेन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यूरोप में सबसे ऊंचा नदी बांध यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोप में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो आप बताएंगे ग्रांड डिक्सेंस बांध। क्या नाम है? ग्रांड डिक्सेंस बांध, ग्रांड डिक्सेंस बांध, ये आपको याद रखना है कि यूरोप में सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगला आपको याद रखना है यूरोप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो याद रखना है आल्प्स पर्वत। यूरोप में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, ये यूरोप में सबसे लंबी, सबसे ऊंची और सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये 8 आप कह लीजिए कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, 8 अल्पाइन देशों में ये पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। अगला फैक्ट जो पूछा जाता है कि भैया बाल्कन पर्वत से, बाल्कन देश भी हैं, बाल्कन जो पर्वत श्रृंखला है, बाल्कन पर्वत श्रृंखला जो है ये कितने देशों में मुख्य रूप से फैली है, तो याद रखिए बुल्गारिया और सर्बिया। कहाँ पे? बुल्गारिया और सर्बिया में ये फैली है, पहली चीज बुल्गारिया और सर्बिया में फैली है, ठीक है। अगला यदि पूछ लिया जाए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है।
ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो आप बताओगे कि ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध जर्मनी से है। ब्लैक फॉरेस्ट आपको जर्मनी में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कैंटब्रियन पर्वत, कैंटब्रियन पर्वत कहाँ पे है, तो कैंटब्रियन पर्वत आपको देखने को मिलता है स्पेन में। ठीक है। अगला यदि आपसे पूछ लिया जाए कार्पेथियन पर्वत कहाँ पे है, बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। कार्पेथियन कई देशों में है ये कार्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत कहाँ पे है, तो इसके देश याद कर लीजिएगा, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया और यूक्रेन। चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया और यूक्रेन। इसके बाद अगला जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत किन देशों में विस्तारित है, तो काकेशस पर्वत भी याद रखिएगा आर्मेनिया, आर्मेनिया के बाद अजरबैजान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और रूस। अब यदि आगे इसी में पूछ लिया जाए आपसे कि यूरोप की सबसे बड़ी झील, यूरोप की सबसे बड़ी झील, यूरोप की सबसे बड़ी झील, तो यूरोप की सबसे बड़ी झील यदि पूछ लिया जाए तो है लाडोगा। ठीक है, लाडोगा झील जो है यूरोप की सबसे बड़ी झील है और 17,700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैली है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछ लिया जाए तो माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो वो भी है माउंट एल्ब्रस। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है, इतना फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, यदि आपसे पूछ लिया जाए यूरोप में सबसे लंबी सीमा कहाँ पे है, यूरोप में किन दो देशों के बीच सबसे लंबी सीमा है, तो याद रखिएगा नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा है और यह है 1619 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा है और यह है 1619 किलोमीटर। ये आपको अनिवार्य रूप से याद करना है। तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई यूरोप के संदर्भ में। अब यूरोप के संदर्भ में ये फिजिकल आपने मैप देखा। अब जैसे हमने बोला था अरल, ठीक है, ये आपको यूराल देखने को मिलता है, यूराल पर्वत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूराल नदी हमने बोला था कि यूराल नदी ये आपका है, यूराल नदी ये जाके कैस्पियन सागर में मिल जाती है, यूराल नदी है। दूसरा हमने देखा था बोल्गा नदी के बारे में, ये आपका बोल्गा नदी है, ये भी जाके कैस्पियन सागर में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद जैसे आपको कार्पेथियन माउंटेन बताया गया, कार्पेथियन माउंटेन ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं बाल्कन्स, अभी आपको बताया गया बाल्कन्स पर्वत श्रृंखला, ये आपको देखने को मिलता है। तो यदि आप देख लोगे ना इसको, एक बार मैप को यदि आप देख लोगे तो बहुत कुछ आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक पूछा जाता है स्कैंडेवियन माउंटेन कहाँ पे है, तो ये आपका है स्कैंडेवियन माउंटेन। ठीक है, जैसे हमने बताया कि ग्रेट ब्रिटेन जो आइलैंड है ये सबसे बड़ा है, तो ये आपका है। ठीक है, ये सबसे बड़ा द्वीप है आपका यूरोप का, इतना आपको पता होना चाहिए। जो नदियां हैं ये सारी नदियां आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे प्रमुखता से। जैसे बोल्गा नदी मैंने बोला, बोल्गा नदी याद करना है प्रमुखता से, तो ये आपका है बोल्गा नदी। बोल्गा नदी को याद रखिए कि सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो है डेन्यूब। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डेनिपर, ठीक है, डेनिस्टर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, डेन्यूब नदी, तो उसको भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी अन्य नदियाँ हैं, जैसे राइन नदी है, ओडर नदी है, बहुत सारी अन्य नदियाँ हैं, तो प्रमुखता से एक नदी
जो वोल्गा है वो तो आपको अनिवार्य रूप से पता होना चाहिए। यदि पूरा ना याद कर पाओ तो कम से कम एक नदी याद रखो जो इसकी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये वाला रीजन जरूर याद रखना कि ये उरल या यूराल पर्वत है और फिर यूराल नदी यहीं से निकलती है, यही बॉर्डर बनाते हैं। इसके इधर क्या है, इसके इधर एशिया का पार्ट है और इसकी पश्चिम में यदि देखोगे तो ये सारा यूरोप का पार्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि काला सागर, तो ये ब्लैक सी आपको देखने को मिल रहा है, ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी के साथ साथ जैसे आपने देखा भूमध्य सागर आपने देखा दक्षिण में, तो ये भूमध्य सागर का एरिया है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा स्वयं से भी। और जब हम जीएस खंड में इसकी चर्चा करेंगे ना, जीएस में जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे इसको हम बहुत डिटेल से चीज़ों को लेकर के चलेंगे। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होमवर्क कुछ आपसे दिए गए हैं, आपको दिए गए हैं, उन होमवर्क को अनिवार्य रूप से कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाते जाते एक होमवर्क यह भी ले लीजिए कि उत्तर अमेरिका, क्योंकि कल हम उत्तर अमेरिका पढ़ेंगे, तो एक होमवर्क ये है आपका कि उत्तर अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। होमवर्क आज का है कि उत्तर अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। उत्तर अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और हंसते मुस्कुराते रहें।